गुड इवनिंग सारे बच्चों को वंस अगेन आप सभी का दीपक कुमार के स्टेपन चैनल में स्वागत है बच्चों। और आज का फिर से सेशन हम लोग लेकर के आए हैं। जो भी बच्चे नीट 2026 का तैयारी कर रहे हैं और जिनका एग्जाम में भी रिसेंट में है, उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पर हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के लेकर के आए हैं। तो अगर आप नीट 2026 में देने जा रहे हैं एग्जाम, तो इन सारे वीडियो को जो भी अभी बन रहा है रिसेंट, वो सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी यूजफुल वीडियो होगा आप लोग सभी के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सम्मिलित किए हैं, जिससे कम से कम आपको ये आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, पीछे किस तरह के आए हैं और आपका तैयारी कितना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को बिना समय गवाए स्टार्ट करेंगे बच्चों। और आप इन वीडियो को सारे जितने क्वेश्चन सारे को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट कीजिए। सारे क्वेश्चंस को देखना है, आपको समझना है, और इसी के साथ हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड, है ना। पोटासियम ऑक्साइड दिया है, हाइड्रोजन परऑक्साइड दिया है और हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। और ये क्वेश्चन आपको बच्चों स्क्रीन पे जो दिया गया क्वेश्चन है, आपको देख पा रहे होंगे आप, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट 2025 में पूछा गया है ना। ये दिख रहा होगा आपको, है ना। ये 2025 में क्वेश्चन आया है। तो आज का पूरा वीडियो में हम लोग मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बात करेंगे बच्चों, वो क्या होगा, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होगा, है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का जितना अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा गया है, वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट जो अंडरलाइन एलिमेंट है उसका आपको फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे पोटासियम ऑक्साइड में ये पोटासियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, तो जितने बच्चे को पता है वो आप आंसर कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से। आपको पता होगा बच्चों, ये जो पोटासियम है और ये आपका जो ऑक्साइड है ना, आपको पता होगा ऑक्साइड भी तीन तरीके के होते हैं ना। ऑक्साइड कितने तरीके के होते हैं बच्चों? तीन तरीके के होते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, याद रखना। एक होता है नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड। दूसरा जो ऑक्साइड होगा वो होता है एक पर ऑक्साइड। दूसरा ऑक्साइड का नाम क्या है? पर ऑक्साइड। और एक ऑक्साइड होता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है, सुपर ऑक्साइड होता है। तो बड़े साइज के जो एलिमेंट होते हैं ना, जैसे लिथियम हो गया, तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। नॉर्मल ऑक्साइड मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला रहेगा, एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, इस पे चार्ज होगा 2-। ठीक है, परऑक्साइड में क्या होता है बच्चों? परऑक्साइड में O2 होगा और यहाँ पे चार्ज होगा 2-। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इसको हम लोग बोलेंगे परऑक्साइड। ये कौन बनाता है? जनरली सोडियम बनाता है ना, सोडियम बनाएगा, लिथियम सोडियम। और सोडियम से जो बड़े साइज के होंगे, पोटासियम होगा, रुबिडियम होगा, सीजियम होगा, ये सब जितने एलिमेंट होते हैं ये सारे के सारे बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। याद रखना, कौन सा ऑक्साइड बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। तो ये सुपर ऑक्साइड होता है, इस पे चार्ज होता है -1। तो यहाँ पे ये पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम, ये सब क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यानी यहाँ पे इस पे चार्ज होगा -1, तो यानी इस पे चार्ज क्या होगा? +1। ठीक है, +1 होगा। तो पोटासियम पे हम लोग निकाल चुके +1। अब देखिए यहाँ +1 वाला यहाँ पे है, यहाँ +2 है, तो ये ऑप्शन कट हो गया, है ना। यहाँ पे +4 दिया तो ये भी कट हो गया। यानी अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 1 और 3। ठीक है, +1 अब देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड। और परऑक्साइड पे क्या होता है बच्चों? परऑक्साइड पे क्या होता है? तो पर ऑक्साइड पे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे पर ऑक्साइड का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस पे चार्ज होगा -2। ठीक है, तो दो एलिमेंट के लिए माइनस, यहाँ पे +2 हो जाएगा। अब चूंकि दो हाइड्रोजन के लिए +2 मतलब एक हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? +1, है ना। एक हाइड्रोजन के लिए क्या होगा? +1। ठीक है, दो हाइड्रोजन, है ना, दो हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन के लिए ही निकालना था। ठीक है, इस ऑक्सीजन के लिए निकालना है। यहाँ पे अंडरलाइन किसका है बच्चों? अंडरलाइन जो किया हुआ है देख लीजिए ध्यान से, अंडरलाइन ऑक्सीजन परऑक्साइड पे गया था, यानी यहाँ पे -2 हो जाएगा, +1 -2, यानी ये भी खत्म हो गया। यानी बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये नीट 2021 का है ना, नीट 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पे अगर देखें, द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, शुद्ध जल की मोलरता लगभग कितनी होती है ना, शुद्ध जल की मोलरता लगभग कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में भी आया हुआ है ना। तो मोलरता का फॉर्मूला आपको अगर पता होगा बच्चा, मोलरता क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये मैथमेटिकल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे?
तो मोलरिटी बोला जाता है प्योर वाटर का, है ना। तो यहाँ पे अप्रोक्स हम लोग मान लेते हैं 1 मोल। कितना मोल मान लेते हैं हम लोग? 1 मोल मान लेते हैं। और उस बेसिस पे अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, है ना, उस बेसिस पे अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 55.5 आएगा, ठीक है, 55.5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा? 55.5, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कंपोनेंट ले रहे हैं ना, जो भी कंपोनेंट लेंगे वो कितने मोल के लिए होगा? 1 मोल के लिए बात करेगा, ठीक है। 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर बराबर कितना होता है? तो आपको पता है 18 ग्राम प्रति मोल होता है, ठीक है। और 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर मतलब कितना होगा? 1000 ml वाटर, 1000 ml वाटर हो गया। तो चूंकि आपको पता होगा वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो लगभग कितना होता है बच्चों, है ना, 1 ग्राम पर ml होता है। तो 1000 ml मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम, है ना। तो ये हो गया गिवन मास, ये हो गया आपका एक तरह का WB, है ना, WB, ये आपका मोलर मास हो गया। तो 1000 को जब कभी भी आप 18 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 55.5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चलते हैं हम लोग। ए रिएक्शंस हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैज, है ना। अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसका एनर्जीज इक्वल है ना, इक्वल, हैविंग इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, है ना। मतलब ऐसा कौन सी केसेस होगा, कौन सा कंडीशन होगा जिसमें ये कंडीशन जो होगा वो इक्वल एनर्जी आएगा, है ना, इक्वल एनर्जी आएगा। तो आपको पता होगा डेल्टा एच बराबर जब जीरो होता है ना, डेल्टा एच बराबर जब जीरो होता है तो उस कंडीशन में एनर्जी जो होता है, एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी किसका? फॉरवर्ड का, और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड का, ये दोनों बराबर होता है। कब? जब कभी भी डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा, है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा एच बराबर एनर्जी ऑफ, है ना, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बोल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो जब कभी भी इसका दोनों जब बराबर हो जाएगा तो यानी ये जितना होगा ये इतना होगा, अगर मान लीजिए ये x है ये भी x है तो x माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो उस केस में आपका ये कंडीशन लागू होगा, है ना, डेल्टा एच बराबर जीरो। तो यही कंडीशन होगा। तो इसका आपको यहाँ पे आंसर भी, है ना, डिटेल में शायद दिया गया है। हाँ देखिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया गया है ना, डेल्टा एच का वैल्यू, ये एनर्जी हो गया एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी इज करेक्ट, डेल्टा एच बराबर जीरो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर, है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैस, ये मिल करके क्या बनाया? 2NO गैस बनाया, ये दिया है K। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 4, है ना। अब इसी का क्या किया? यहाँ पे 1 मोल था, इस 1 मोल को यहाँ कर दिया है हाफ मोल, है ना, यहाँ भी हाफ किया है, यहाँ पे भी हाफ किया है, और यहाँ पे भी हाफ कर दिया। 2 मोल था, यहाँ पे कितना मोल कर दिया? 1 मोल, है ना। मतलब पूरे ओवरऑल रिएक्शंस को यहाँ पे हाफ किया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू में क्या होगा, तो ये भी हाफ हो जाएगा, है ना, ये भी हाफ हो जाएगा। तो K का हम लोग हाफ बोलेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि सारे स्टाइकियोमेट्री में आप देख रहे हैं, सारे स्टाइकियोमेट्री में ही क्या बोला जा रहा है? हाफ किया गया है ना, हाफ से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे पहले 1 मोल था, यहाँ भी 1 मोल था, इस 1 मोल को कन्वर्ट करके कितना कर दिया? 1 हाफ कर दिया है। यहाँ पे 2 मोल था, यहाँ पे प्रोडक्ट में 1 मोल कर दिया गया। तो जब स्टाइकियोमेट्री को हाफ किया गया है तो आपका रिजल्ट भी जो होगा वो हाफ होगा, ठीक है। तो आंसर क्या बन के आएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन में बात करें हम लोग। द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर इज, है ना। ये क्वेश्चन कब का है? देखिए नीट 2016 में ये पूछा गया है, फेज 1 में पूछा गया। करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशन कौन सा होगा? किस तरह के रिएक्शन के लिए? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन किसको बोलते हैं बच्चों, है ना? उस तरह का केमिकल रिएक्शन जो अपने आप होता है ना, उस केस के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, है ना। और डेल्टा जी बराबर आपने पढ़ रखा होगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है, ठीक है। तो अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए, है ना, नेगेटिव कब आएगा? जब लेस देन जीरो होगा, है ना। तो ये तो ग्रेटर देन जीरो है, तो ये कंडीशन नहीं लगेगा। ये लग सकता है, ये लग सकता है, और ये भी लग सकता है, ठीक है। और किस कंडीशन में आ सकता है? और डेल्टा एस का वैल्यू जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए ना, या तो पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, दोनों कंडीशन होता है। लेकिन फेवरेबल क्या होगा? बी हम लोग बोल सकते हैं। अगर मल्टीपल रहेगा तो बी और डी दोनों आपका ऑप्शन में कर दिया है, बी डी, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है, कोई भी, है ना, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। और ये मोस्ट फेवरेबल कंडीशन कब होगा? जब डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, है ना, और डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, पॉजिटिव आए या जीरो आए, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हम लोग बोलते हैं कि आपका जो रिएक्शन होगा वो
कौन सा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि अब जब आप इसको पुट कीजिएगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये नेगेटिव अगर वैल्यू होगा और टी का वैल्यू मान लीजिए कुछ भी है ना, टी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है और डेल्टा एस का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक क्या होगा, माइनस साइन ही रहता है ना, और डेल्टा जी का वैल्यू माइनस आया मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स से, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक की इकाई क्या होगा, पर सेकंड होगा, मोल लीटर पर सेकंड होगा, लीटर प्रति मोल पर सेकंड होगा, या मोल पर लीटर होगा, है ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक पूछ रहा है यानी के का, है ना, तो के का यूनिट के लिए आपको एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, एम के पावर क्या होगा 1 माइनस एन, है ना, 1 माइनस एन, और टाइम यहाँ पे हो जाएगा इनवर्स, टाइम हो जाएगा इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली एन का वैल्यू आपको, है ना, एन का जो वैल्यू है आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पूछ रहा है तो मतलब एन का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 रख देना है। ठीक है, तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एम के पावर 1 माइनस 1, है ना, और यहाँ पे टाइम इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0 हो गया। और किसी के पावर 0 का मतलब क्या आपको पता है, किसी के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यानी टाइम इनवर्स, टाइम को किस में लेते हैं हम लोग, सेकंड में, यानी पर सेकंड, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, निम्न में से कौन सा गहन गुण, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा, है ना, आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एक बच्चे हाई लिख रहे हैं। चलिए इसके बाद बताइए क्या होगा इसका आंसर, है ना, कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है बच्चों। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, उस तरह का प्रॉपर्टीज सिस्टम का वह प्रॉपर्टीज जो क्या होगा, साइज इंडिपेंडेंट होगा, साइज से मतलब उसको नहीं होगा, आकार से मतलब नहीं होगा, साइज से कोई मतलब नहीं है ना, तो जो साइज से इंडिपेंडेंट होता है वो कौन सा प्रॉपर्टीज कहलाता है, इंटेंसिव। मतलब साइज अगर बढ़ाएं घटाएं तो उसके गुणों में चेंज नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा अगर मान लीजिए कोई रूम है ना, रूम में अगर हम लोग क्या करें, इस रूम को 2 भाग में बांट देते हैं, तो अगर इस रूम का इधर का अगर प्रेशर हम देख रहे हैं, इधर का प्रेशर देखें तो प्रेशर पे कोई खास फर्क नहीं होता है ना, प्रेशर जितना पहले था उतना अभी भी होता है। टेम्परेचर का बात करें तो टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होता, तो उस तरह का प्रॉपर्टी जैसे प्रेशर टेम्परेचर ये सब कौन सा प्रॉपर्टीज होता है, इंटेंसिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दिया है मास, तो मास जैसे इस रूम का कुछ मास होगा, आधा करने से तो मास तो बढ़ जाएगा, यानी मास कौन सा है, मास हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव हो जाएगा। घनत्व, है ना, घनत्व क्या होता है बच्चों, घनत्व हम लोग पढ़े डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। और यहाँ पे आपको देखोगे जब तो मास क्या होता है, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो आपको याद रखना है कि रेशियो ऑफ, है ना, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो हमेशा इंटेंसिव होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, रिंकू का बिल्कुल सही है, डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, चालकता की एसआई इकाई क्या होती है ना, पर ओम, है ना, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, साइमन पर मीटर, या फिर अगर हम लोग बात करें ओम सेंटीमीटर या साइमन सेंटीमीटर। बताइए कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही है ना, कौन सा आंसर लग रहा है सही है, एसआई यूनिट क्या होगा कंडक्टिविटी का, बताइए। रिंकू बताएंगे, है ना, रिंकू विनायक बिल्कुल सही जवाब है वो, है ना, बिल्कुल सही जवाब। क्या आंसर आना चाहिए, अगर हम लोग कंडक्टिविटी बात करते हैं बच्चों, है ना, कंडक्टिविटी आपने पढ़ा होगा, कंडक्टिविटी कहने का मतलब क्या होता है ना, कंडक्टिविटी कहने का मतलब आपको सिंपली समझना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं लोग, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये क्या होता है, तो इसको हम लोग कप्पा से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, कप्पा से दिखाते हैं। हाँ, 2 आंसर बता रहे हो, साइमन मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप कप्पा के बराबर, कप्पा क्या होता है, तो कप्पा आपको पढ़े होंगे, कप्पा बराबर क्या बोलते हैं 1/रो, है ना, और रो बराबर क्या होता है, रो कहाँ से आता है, तो रेजिस्टेंस वाला पढ़े होंगे आप। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर आपने पढ़ा रो इंटू एल बाई ए, है ना, अगर रो निकालेंगे तो आर इंटू ए बटा एल, यही ना होगा। अब इसी चीज को आप यहाँ पे रख दो, है ना, 1/r और इसको कर दो L/A,
सिंपली ऐसे रख दो, है ना। 1/r को क्या करते हैं हम लोग, 1/r को हम लोग लिखते हैं क्या, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो पर ओम हो जाएगा यहाँ पे, है ना, पर ओम। और L/A, है ना, L का मतलब क्या हो गया, L का मतलब अगर लेंथ का हम लोग ले रहे हैं, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, है ना, मीटर होता है। और एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, है ना, तो पर मीटर बचेगा। अब पर ओम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पर ओम को बोलते हैं साइमन, ठीक है, तो साइमन पर मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन आपका सीबीएसई AIPMT में, है ना, पहले AIPMT चलता था, अब नीट आ गया, है ना, पहले ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट बोलते थे हम लोग। अब ये क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विल नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, है ना, ऐसा कौन सा किसके से बीच में रिएक्शन होगा जो आपको क्या नहीं देगा, जो आपको हाइड्रोजन गैस बना के नहीं देगा, है ना, ये पूछ रहा है। अगर हम लोग आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं, वो भी एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। आयरन का रिएक्शन अगर स्टीम के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा क्या। कॉपर और HCl का अगर रिएक्शन करवाएं तो ये बनेगा क्या, है ना। सोडियम और इथाइल अल्कोहल का करवाएं तो बनेगा क्या, है ना। तो किस कंडीशन में नहीं बनेगा ये बताना है आपको। बनेगा 3 कंडीशन में, एक कंडीशन में नहीं बनेगा, तो वो कौन सा कंडीशन होगा, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड ये तो रिएक्शन करेगा ही बाबू, है ना, ये तो देगा ही, आयरन स्टीम के साथ भी देता है ना। कॉपर और HCl जो होता है, तो आपको पता है बच्चों, कॉपर जो होता है जब कभी भी हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे ये नहीं देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं लोग, आगे बात करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय, है ना, कौन सा यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ये क्वेश्चन में आपका AIPMT से लिया गया है ना, CBSE AIPMT 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता होगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता तो ये कोवैलेंट का ही पार्ट है ना, सी नहीं ए, मतलब देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा ना, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा बच्चों, आपको याद रखना है, ये आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनता है। और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको याद करवाएगा कब, फोन से, FON, है ना। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है, तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बनेगा आपका, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा सी, HF, है ना। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे नहीं बनता है ना, इसीलिए आप पढ़े भी होंगे, है ना, कि ये सब लिक्विड होता है, ये आपका गैस होता है, इस तरह से आपने पढ़ा भी होगा P ब्लॉक एलिमेंट में। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज P पाई D पाई बॉन्डिंग। CBSE AIPMT 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें, है ना, किस मॉलिक्यूल में P पाई और D पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये पूछा जा रहा है। P पाई और D पाई, है ना, मतलब P ऑर्बिटल्स अवेलेबल होगा और कौन सा अवेलेबल होगा, D ऑर्बिटल, है ना, P ऑर्बिटल D ऑर्बिटल, तभी तो P पाई D पाई बॉन्डिंग होगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में तो PP है, तो ये तो होगा नहीं, है ना। सल्फर में बोल सकते हैं हम लोग D होगा, P होगा, बोल सकते हैं क्या, है ना, सल्फर में बोल सकते हैं क्या, देखिए ध्यान से। बोरोन में ये दोनों में तो P होगा, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों में P होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सल्फर आपने जब देखा होगा, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जब आता होगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना 1s2, है ना, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, यहाँ पे क्या बोलते हैं 4, है ना, तो यहाँ पे 3d खाली होता है, तो ये अवेलेबल है ना बॉन्डिंग के लिए, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्वेश्चन भी आपका देखिए नीट सितंबर 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें आपका कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, आसान सा क्वेश्चन है, Li2, C2, O2 या He2, है ना, आपने सुना भी होगा, है ना, कौन सा मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना। तो मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं आपको पता है बच्चों, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही इसलिए होता है ताकि, है ना, ताकि वो क्या हो, स्टेबल हो, है ना। अगर कोई एलिमेंट पहले से स्टेबल है ना, पहले से स्टेबल है, तो वो क्यों रिएक्शन करेगा, है ना।
तो यहाँ पे हीलियम का जो कहानी है, हीलियम को आपको पता है, हीलियम जो बच्चों होता है ये नोबल गैस का है और इसका डुप्लेट पूरा होता है ना, इसका डुप्लेट पूरा होता है। आपको पहला सेल है ना 1s2 लिखते हैं हम लोग, ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हीलियम पहले से स्टेबल है, इसीलिए He के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जितने भी नोबल गैसेस होते हैं, है ना, नोबल गैसेस होते हैं वो हमेशा याद रखना है नोबल गैसेस एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं। हाँ, हालांकि इसके कुछ एलिमेंट आपके नीचे वाले एलिमेंट जैसे जेनन हो गया, जेनन जो होता है जेनन का कंपाउंड बनेगा, ठीक है। क्रिप्टन का भी कंपाउंड कुछ मिलता है, बाकी ऊपर एलिमेंट हीलियम, नियोन, आर्गन इसके कंपाउंड नहीं बनते, है ना। जेनन और क्रिप्टन भी कंपाउंड जो बना के दिखाते हैं वो स्पेशली ऑक्सीजन और फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ दिखाते हैं ना, बाकी नॉर्मल के साथ नहीं दिखाते। दूसरा चीज, इस नोबल गैसेस में और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन सा फोर्स पाया जाता है, तो इसको भी याद रखना है, वान डर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं इसमें, है ना, जो दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है, वीकेस्ट फोर्स माना जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन करके रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें हम लोग, द पेयर ऑफ स्पीसीज विथ द सेम बॉन्ड ऑर्डर इज, है ना, ऐसा कौन सा पेयर ऑफ स्पीसीज है जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, बताइए। ऐसा कौन सा स्पीसीज होगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर आपने पढ़ रखा होगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर का कहानी आपने पढ़ रहा होगा। अब इसको चेक करने का तो बहुत आसान सा तरीका है, दोनों में इलेक्ट्रॉन आप देख लीजिए, उसके हिसाब से भी निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लिया जाए हम लोग यहाँ पे बात करें, O2 पे 2 माइनस है, O2 पे 2 माइनस कहने का मतलब एक ऑक्सीजन का कितना होता है 8, है ना, एक ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 2 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो पहला ऑप्शन में ऑक्सीजन का यहाँ पे, और B2 का अगर बात करें तो 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इस केस में सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा क्या। चलिए बॉन्ड ऑर्डर का बारे में हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग सारे का इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट्स मिल जाएगा। अब O2 प्लस है बच्चों, है ना, O2 प्लस है, तो O2 प्लस मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो O2 का मतलब 16, 16 में एक प्लस मतलब एक घटा देना है, कितना हो जाएगा, तो 16 में एक घटाएंगे तो 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और NO प्लस का अगर बात करें हम लोग, तो नाइट्रोजन के कितना होता है, नाइट्रोजन में होता है, अच्छा O2 प्लस था, हाँ ठीक है। NO प्लस का अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन में कितना 7, है ना, ऑक्सीजन में कितना 8, और एक प्लस मतलब एक घटा देना है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 15 14 है, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं आना चाहिए। देखते हैं आगे ला, है ना। NO का अगर बात कर लेते हैं हम लोग, NO, है ना, नाइट्रोजन में कितना 7, ऑक्सीजन में कितना 8, है ना, तो 7 + 8 हो गया कितना इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। और इसी के साथ जुड़ा है CO, क्या जुड़ा है CO, है ना। तो CO जब जुड़ा है तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, CO का मतलब कार्बन का हो गया 6, है ना, और ऑक्सीजन का हो गया 8, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह का देखें हम लोग, तो अभी तक तो हम लोग का आंसर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे नहीं निकला है ना। N2 अगर बात करें कितना हो गया, तो N2 का हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन और O2 का हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से तो नहीं निकला, है ना, इस तरह से नहीं निकला। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था, द पेयर ऑफ स्पीसीज विथ द सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर जिसमें सेम आना चाहिए। तो बॉन्ड ऑर्डर तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखे तो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है ना, या तो क्वेश्चन में अगर मिसिंग होगा तो अलग बात है, ऐसे अलग अलग करके निकाल लेते हैं लोग। देखिए इसका एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, 4 4 6 6, है ना, ऐसे भी करके हम लोग देख लेते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 18 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, तो 4 4 8 हो गया, 8 और 6 14 और 4, है ना, 6 में 4 गया 2, 2 में 2 गया तो 2/2 मतलब 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। 10 का अगर बात करेंगे तो 10 का कैसे करेंगे, 4 4 8, हाँ 2, 2/2 मतलब 1, हाँ यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ दोनों का देखिए, इन दोनों का जब निकालेगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे तो कहानी नहीं सॉर्ट आउट हुआ। चलिए बॉन्ड ऑर्डर दोनों का किस केस में सेम आएगा, तो O2 पे 2 माइनस और B2 के केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच वन among the following is the correct option for right relationship between Cp and Cb for 1 mole of ideal gas, है ना, 1 mole of ideal gas। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन कब का है, ये देखिए रिसेंट इधर का है, नीट 2021 का क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए बताइए तो कौन सा करेक्ट रिलेशनशिप है। आपको पता होगा बच्चों, Cp जो होता है, Cp क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं लोग, ठीक है। और Cb होता है हीट कैपेसिटी
एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है, तो इसको आपने पढ़ रखा होगा। Cp माइनस Cv बराबर किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो ये आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम। मैक्सिमम आइडियल गैस से डिविएशन है ना, जिसको हम लोग, ये डिविएशन को किससे मेजर करते हैं, तो डिविएशन को मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा फैक्टर लाते हैं बच्चों, याद होगा आपको, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं लोग, है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है ये आप डिविएशन को मेजर करता है। ठीक है, और जिसको हम लोग जेड से दिखाते हैं, जेड बराबर आपने पढ़ा भी होगा पीवी बटा एनआरटी। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिविएशन दिखाता है, आपको याद रखना है, इजीली लिक्विफाइबल जो गैसेस होते हैं, है ना, इजीली लिक्विफाइबल जो गैसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिविएशन दिखाएंगे, जो आसानी से लिक्विड फॉर्म में चले जा सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, मीथेन नहीं होगा, अब इसका क्या होगा, अमोनिया। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करिए, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर, है ना, ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लेटिस यूनिट सेल, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका नीट 2021 में पूछा गया है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें बताया जा रहा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप्स का, ब्रेविस लेटिस में जो हम लोग पढ़े हैं, है ना, ब्रेविस लेटिस आपने पढ़ रखा होगा, 14 आपके डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं ना, जिसमें हम लोग एटम्स को अरेंज करते हैं। तो इसमें जो आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है उस 14 में से 3 जगह पे आता है, 3 जगह पे आता है। कहाँ कहाँ आता है आपको याद रखना है, क्यूबिक में आता है। कहाँ पे आता है, पहला क्यूबिक में बॉडी सेंटर्ड आता है, दूसरा ऑर्थोरोम्बिक में आता है। ठीक है, कहाँ पे आता है, ऑर्थोरोम्बिक में आएगा। और तीसरा जो होता है बच्चों, तीसरा जो होगा वो टेट्रागोनल में होता है। 3 जगह बॉडी सेंटर्ड पाया जाता है, क्यूबिक सिस्टम में एक होगा, है ना, और ऑर्थोरोम्बिक में होगा, टेट्रागोनल में होगा। प्रीमिटिव जो होता है, प्रीमिटिव जो यूनिट सेल होता है वो सारे जगह पाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ये इसका डायग्राम, इसका आंसर का भी आप देख सकते हो। जैसे क्यूबिक जो है, इस क्यूबिक में देखिए यहाँ ध्यान से बॉडी सेंटर्ड है ना, ऑर्थोरोम्बिक में है बॉडी सेंटर्ड, इसके अलावा टेट्रागोनल में आपको बॉडी सेंटर्ड मिलेगा, बाकी और कहीं पे बॉडी सेंटर्ड नहीं है। 3 जगह है, तो वही उसी से क्वेश्चन बना के दिया गया है कि कहाँ कहाँ बॉडी सेंटर्ड मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। इस तरह से आप आगे भी याद कर लेना। जैसे फेस सेंटर्ड अगर बात करें, फेस सेंटर्ड कहाँ पे मिलेगा, तो क्यूबिक में है, ऑर्थोरोम्बिक में है ना, 2 जगह पे। फेस कितने जगह पे है, 2 जगह पे। बॉडी कितने जगह पे हो गया, 3 जगह पे। इसके अलावा प्रीमिटिव कहाँ पे हो गया, प्रीमिटिव हो गया 7 जगह पे। इसके अलावा अगर इंड सेंटर्ड की बात करें हम लोग, इंड सेंटर्ड की बात करें तो इंड सेंटर्ड कहाँ जगह पे है ना, 2 जगह पे। इंड सेंटर कितने जगह पे, 2 जगह। इस तरह से देख लेना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सोज बोथ फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट, है ना, नीट 2020 पूछा गया है। तो ये आसान सा क्वेश्चन कहाँ पे होगा बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड में, है ना। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है इसको। चलिए आगे बात करें हम लोग, ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सब्सटेंसेस इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ आयंस, है ना। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, जिंक सल्फाइड, ये सब में देखा जाता है। और शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है ये आयनिक सब्सटेंस इन विच द कैटायन और एनायन आर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज का, है ना। जब कैटायन और एनायन का साइज लगभग सेम होता है तो कौन सा डिफेक्ट दिखेगा, शॉर्टकी। जब थोड़ा सा अंतर होगा तो फ्रैंकल, और दोनों दिखाने वाला कौन सा होगा, सिल्वर ब्रोमाइड, आपको याद रखना है ना, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें हम लोग, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सिलिकॉन शुड बी डॉप्ड सो एज टू गिव पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। सिलिकॉन को कौन सा एलिमेंट के साथ डॉपिंग करेंगे कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, तो सिलिकॉन, है ना। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी मैंने बताया था। सिलिकॉन हो गया ग्रुप 14, है ना। अब पी का मतलब आपको याद रखना है प्रीवियस, है ना। तो प्रीवियस ग्रुप कौन सा होगा 14 का, 14 का प्रीवियस होगा 13। 13 ग्रुप का एलिमेंट देख लेना इसमें से कौन सा है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, बोरोन, है ना। तो 13 में आपने पढ़ा होगा बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, तो बोरोन के साथ जब डॉपिंग करेंगे तो आपको पी टाइप का मिलेगा। ठीक है, और इसी को अगर हम लोग एन टाइप से पूछता है तो ग्रुप 15 वाला एलिमेंट, 15 का आप एन टाइप बोलेगा तो एन को याद रख लेना है ट्रिक से, नेक्स्ट, एन फॉर नेक्स्ट, एन फॉर नेक्स्ट ग्रुप, पी फॉर प्रीवियस, इस तरह से याद कर लो। ठीक है, पी फॉर प्रीवियस। तो अगर हम लोग ग्रुप 14 में नेक्स्ट ग्रुप डालेंगे तो एन टाइप का बनेगा, है ना, और अगर प्रीवियस ग्रुप का डालेंगे तो पी टाइप का बनेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बात करें, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज, है ना।
मोल फ्रैक्शन बात कर रहा है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ है 2005 में, ठीक है, 0.027, 0.018, 0.036, 0.09। तो यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। 1 मोलर सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि जब कभी भी हम लोग 1 मोल सॉल्यूट को है ना कितना में डालते हैं, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जब डिजॉल्व करते हैं तो 1 मोलर सॉल्यूशन वो बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आसानी से आप निकाल सकते हो, है ना, दोनों का देखिए, ये सॉल्यूट का मोल हो गया है, एनबी का मोल हो गया 1 मोल, है ना। Na आपका हो जाएगा कैसे, Na निकाल लेंगे हम लोग, 1000 बटा 18 कीजिएगा तो कितना आएगा 55.5, है ना, 55.5। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है, XB का निकालना है, तो NB बटा Na प्लस NB कर देना है, ठीक है। NB कितना हो गया 1 और Na कितना है 155.5 और प्लस 1, ठीक है। तो 1 बटा 56.5, इसको हटाओ, जीरो लाएगा, है ना। तो 565 को 10 से भागा देना, पॉइंट लगाएंगे तो जीरो, फिर पॉइंट लगाएंगे तो जीरो, 565 एक बार में यानी 0.01, है ना, 0.01 के लगभग किसमें आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कब का, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका आंसर यहाँ पे बना के दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सॉल्यूशन सही है, द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, है ना, कौन सा ऐसा होगा, कौन सा ऐसा मिक्सचर होगा जो पॉजिटिव डिविएशन दिखाता है ना। आपने पढ़ा होगा रॉल्स लॉ में, रॉल्स लॉ को जो फॉलो करता है बच्चों उसको कौन सा बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को जो फॉलो करता है, और जो डिविएशन दिखाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, आपने पढ़ रखा होगा, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, है ना। पॉजिटिव डिविएशन मतलब क्या हो गया, तो जिसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो, है ना, जिसका अगर जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा आ गया उसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव डिविएशन, और जिसका वेपर प्रेशर कम आ जाए उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव डिविएशन, है ना। तो वेपर प्रेशर ज्यादा कब आएगा, तो ज्यादा आने के पीछे रीजन है कि वहां पे क्या हो, बॉन्डिंग दोनों के बीच में नहीं बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर देखें बेंजीन और टॉल्यूइन, है ना, तो बेंजीन और टॉल्यूइन बच्चों ये किसका एग्जाम्पल है, आपने पढ़ रखा होगा, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। ये किस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में अगर देखें हम लोग, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में इस तरह का होगा, है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इस तरह से, यहाँ पे बनेगा इस तरह से CHCl3, है ना, CHCl3, यहाँ पे H तो चला गया, तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो एक बॉन्ड बन रहा है, अच्छा खासा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, तो ये नेगेटिव डिविएशन का एग्जाम्पल हो गया ना, ये नेगेटिव डिविएशन का हो गया। क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, ये कौन सा हो गया, तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन का हो गया, यानी इथेनॉल और एसीटोन, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे अगर बात करें हम लोग, अच्छा यहीं पे था टोटल आपके, यहाँ पे टोटल आपका 20 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हुआ बच्चों, है ना। अगर ये सेशन आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो सेशन को जरूर लाइक कर दे बच्चों, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मेहनत करते हैं, और अगर आप लाइक करोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो हम लोग को आगे वीडियो बनाने का थोड़ा सा मिलेगा, क्या मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बात करेंगे। अगर लाइक अच्छा लगा है तो लाइक करना है, कुछ भी अगर दिक्कत हो, कुछ भी अगर कमी है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, है ना, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी, और जो भी आपके दोस्त हैं उसको आप जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, गुड बाय।